ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज उद्देश सोमन और आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी इम्बैलेंस डेटा सेट में हम इम्बैलेंस की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग स्मॉट एंड क्लास वेट हाइपर पैरामीटर। तो स्मॉट पे जाने से पहले मैं आप सबसे लोग। पहले बताओ इम्बैलेंस डाटा सेट क्या होता है। हाँ सर। तो इम्बैलेंस डेटा सेट आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक मिनट सर, वो स्किप हो गया है। हम्म। तो इम्बैलेंस डेटा सेट आप इस तरह से देख सकते हैं, जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम लेते हैं तो उसमें हर लेबल के हमारे पास काउंट्स आ सकते हैं कि जैसे अगर 0 और 1 में है हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमारे पास दो क्लासेस आ जाती, क्लास 0 मतलब नेगेटिव और क्लास 1 मतलब पॉजिटिव। तो हम उनका काउंट कर सकते हैं। अब कई डेटा सेट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो पॉजिटिव क्लास होती है वो 10% हो सकती है, 1% हो सकती है। अगर जो हमारी पॉजिटिव क्लास है या फिर नेगेटिव क्लास भी अगर बहुत कम है दूसरे क्लास के कंपैरिजन में, तो उसको हम इम्बैलेंस डेटा सेट बोलेंगे। और इम्बैलेंस डेटा सेट को जब हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में डालते तो हमें प्रॉब्लम आती है इस तरह की कि जो हमारा डेटा है वो जो मेजॉरिटी क्लास होती है, जैसे इस केस में हम 0 को मेजॉरिटी और 1 को माइनॉरिटी क्लास ले रहे हैं। 1 के इंस्टेंसेस कम है, 0 के इंस्टेंसेस ज्यादा है। जब हमारे पास इस टाइप का डेटा होता है, उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बनाते हैं, तो वो किसी एक क्लास को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। उससे हमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारी माइनॉरिटी क्लास है वो उसके प्रेडिक्शंस कम होते हैं, उसके प्रेडिक्शंस रॉन्ग होते हैं। तो उससे बोलते हैं टाइप 2 एरर या फिर फॉल्स नेगेटिव्स। तो वो ज्यादा आते हैं हमारे किसी भी हमारे क्लासिफिकेशन के मशीन लर्निंग मॉडल में। प्लस हमारा जो एक्यूरेसी स्कोर होता है वो एक इनवैलिड मेट्रिक हो जाता है। एक्यूरेसी स्कोर देख के हम बता ही नहीं सकते कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज का जो हमारा एग्जाम्पल डेटा सेट है वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का, तो उसमें 0.17% पॉजिटिव इंस्टेंसेस है और 99.8% नेगेटिव इंस्टेंसेस है। अगर उसको हम प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करेंगे और वो ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ बायस होगा, तो उस केस में अगर वो सारे रिजल्ट भी नेगेटिव बताए तो भी हमें एक्यूरेसी मिल जाएगी 99.99 सम परसेंट। पर क्योंकि हमें पॉजिटिव इंस्टेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, तो उस केस में हमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टेंसेस है, इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शंस हैं, वो हमारे लॉस हो रहे हैं, वो हमारे एरर के फॉर्म में आ रहे हैं। तो तो इस केस में हमें इम्बैलेंस डेटा सेट जो है उसे डील करना पड़ता है। उसके साथ डील करने के जो मेथड्स अभी मैं बताऊंगा उनका यूज करना पड़ता है, ताकि हमारा मॉडल जो है वो पॉजिटिव इंस्टेंसेस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना कि वो नेगेटिव इंस्टेंसेस को दे रहा है। प्लस जो हमारा रिकॉल स्कोर होता है ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ऑल द इवेंट्स दैट शुड हैव बीन ट्रू। जो भी हमारे इंस्टेंसेस ट्रू प्रिडिक्ट होने चाहिए थे वर्सेस हमें कितने ट्रू प्रिडिक्टेड मिले हैं, उसका जो रेशियो होता है वो रिकॉल स्कोर होता है, वो कम हो जाता है। F1 स्कोर जो कि प्रिसीजन और रिकॉल का कॉम्बिनेशन होता है वो भी कम हो जाता है। तो हमारे जो स्कोरिंग मेट्राइसेस होते हैं वो उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जो कि ज्यादा होनी चाहिए फॉर अ गुड मॉडल। और जैसे कि हमारा अभी जो केस ले रहे हैं वो फ्रॉड डिटेक्शन का है, उसमें अगर टाइप 2 एरर यानी फॉल्स नेगेटिव वाली जो एरर है हमारी वो बढ़ जाती है, तो हमें ऑब्वियसली जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसको लॉस होगा क्योंकि फ्रॉड ट्रांजेक्शन होंगे। अगर हम किसी मेडिकल प्रॉब्लम के डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं उसका यूज, तो ऑब्वियसली कोई पेशेंट अनडिटेक्टेड चला जाएगा तो उसकी लाइफ को भी थ्रेट है। तो इसलिए हमारे फॉल्स पॉजिटिव नेग्लिजिबल होने चाहिए। फॉल्स पॉजिटिव अगर हमारे प्रिडिक्ट फॉल्स फॉल्स नेगेटिव जो हमारे नेग्लिजिबल होने चाहिए, अगर वो प्रिडिक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारा जो केस है, बिजनेस केस हो गया, मेडिकल केस हो गया, उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, बहुत ज्यादा लॉस को फेस करना पड़ रहा है। तो अब इसके लिए हम इम्बैलेंस डेटा सेट से डील कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ मेथड्स होती हैं। आपके पास पहली मेथड है कि जो आपकी मेजॉरिटी क्लास है, जैसे इस केस में 0 मेजॉरिटी क्लास है,
उसको मैं अंडर सैंपल कर दूं, उसके कुछ जो सैंपल्स है, उसके कुछ जो डेटा है उसको मैं डिलीट कर दूं। बट इससे मुझे नुकसान ये है कि मेरा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका लॉस हो रहा है। अंडर सैम्पलिंग तब ठीक है जब आप अपने मॉडल के लिए डेटा की स्केलिंग कर रहे हैं, तब अंडर सैम्पलिंग ठीक है। लेकिन आप इनिशियल मॉडल के लर्निंग स्टेज में अगर अंडर सैम्पलिंग करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है। इसके अलावा एक सेकेंड मेथड ये है कि हमारा जो माइनॉरिटी क्लास है, जैसे इस केस में 1 है, उसको हम डुप्लीकेट कर दें, उसके और इंस्टेंसेस बना दें, उसी जो सेम डेटा है उसी के और इंस्टेंसेस बना दें, तो हमारा इम्बैलेंस प्रिवेंट हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि हमारे इंस्टेंसेस डुप्लीकेट है तो हमारे मॉडल को कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमारा मॉडल कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन करके उस केस को हैंडल नहीं कर रहा है। थर्ड है हमारे पास मेथड कि हम नए सैंपल्स बना लें। नए ये जो थर्ड मेथड है इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। नए सैंपल्स बनाने के लिए स्मूथ होता है, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, जिसके यूज से हम नए सैंपल्स क्रिएट करते हैं। फोर्थ है कि अंडर सैम्पलिंग और ओवर सैम्पलिंग का कॉम्बिनेशन, तो ये भी एक्चुअली मेरे हिसाब से तो लेटर स्टेज में आना चाहिए, जब आप अपना मॉडल प्रिपेयर कर लें और आप उसको स्केल डाउन कर रहे हो, तब ये मेथड ज़्यादा अच्छी है। बट स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो अंडर सैम्पलिंग एंड ओवर सैम्पलिंग ज़्यादा हमें हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर्स। और फाइनल हम जो एक मेथड और देखने वाले हैं वो है कि हम अपने जो मॉडल है उसी को इस तरह से ट्रेन करें कि वो हमारी माइनॉरिटी क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो इसके लिए पाइथन के जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें एक क्लास वेट हाइपर पैरामीटर होता है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्मोट पे बढ़ने से पहले स्मोट का इंटरनल मैकेनिज्म एक्चुअली KNN एल्गोरिदम से चलता है, जो अभी तक हमने कवर नहीं की है। तो मैं KNN एल्गोरिदम को थोड़ा सा ब्रीफ में कवर करूंगा। तो KNN का फुल फॉर्म होता है के नियरेस्ट नेबर। तो यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये इंडियन पार्लियामेंट में जो लोकसभा बैठती है उसका सिटिंग अरेंजमेंट है। तो ऑब्वियसली जो ऑरेंज कलर में दिख रही है वो मेजॉरिटी पार्टी करेंटली BJP वो है। उसके बाद अलग अलग पार्टीज के जो हैं वो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप जो न्यू डेटा पॉइंट देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक डेटा पॉइंट लेता हूँ और मुझे क्लासिफाई करना है कि ये आदमी किस पार्टी का है, तो मेरे पास एक सिंपल मेथड रहती है कि मैं उसके आसपास के 10-12 लोगों को चेक कर लूँ कि वो किस पार्टी के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप BJP वाले साथ में बैठेंगे, कांग्रेस वाले साथ में बैठेंगे, और कोई पार्टी वाले वो साथ में बैठेंगे। तो इस तरह से मैं देख लूंगा कि उसके आसपास जो लोग हैं वो मेजॉरिटी किस टाइप के हैं। तो उसके थ्रू मैं जो हमारा डेटा पॉइंट है उसको मैं बता सकता हूँ कि वो किस पार्टी को बिलोंग करता है। KNN भी सेम तरीके से काम करता है। KNN हमारा जो फीचर स्पेस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डेटा को हमने प्लॉट कर दिया फीचर स्पेस में, ये 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग की है। तो उसमें जो हमारे कैटेगरी A और कैटेगरी B के पॉइंट्स हैं उसको उनने प्लॉट कर दिया, और जो नया डेटा पॉइंट है उसको प्लॉट किया। और अब नए डेटा पॉइंट के आसपास जो डेटा पॉइंट्स हैं, के जो है वो हमारा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, हम कितने डेटा पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं उसके क्लासिफिकेशन में, उसके लिए वोटिंग करने के लिए हम कितने डेटा पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने ये जो न्यू डेटा पॉइंट है उसको इंट्रोड्यूस किया, उसके आसपास जितने नेबर्स हैं उसको कंसीडर किया, के नेबर्स को कंसीडर किया, और उसमें से मेजॉरिटी नेबर्स जिस क्लास को बिलोंग करते हैं वही क्लास हम उसको एज अ प्रिडिक्शन देंगे। तो इधर जैसे इसने 5 नेबर्स को कंसीडर किया है, तो इधर कैटेगरी A के 3 नेबर्स हो रहे हैं, कैटेगरी B के 2 नेबर्स हो रहे हैं। तो इसमें जो न्यू डेटा पॉइंट है उसको अगर हम क्लासिफिकेशन में अगर इस एल्गोरिदम में डालेंगे तो हमें न्यू डेटा पॉइंट की वैल्यू कैटेगरी A आएगी। अब इसके मैं इसको ब्रीफ में ही कवर कर रहा हूँ, तो सिंपल स्टेप्स बता देता हूँ। पहले हमें नंबर ऑफ के सिलेक्ट करना है, हम कितने नेबर्स के थ्रू क्लासिफिकेशन करेंगे। ये KNN में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि के की वैल्यू बदलने से आपका प्रिडिक्शन बदल सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस केस में अगर के की वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये क्लास B पर्पल में जाएगा। जो रेड कलर का पॉइंट है वो हमारा डेटा पॉइंट है, येलो क्लास A का डेटा पॉइंट है, और पर्पल जो है वो क्लास B का डेटा पॉइंट है। अगर मैं रेड पॉइंट को क्लासिफाई करने के लिए के इक्वल 3 लेता हूँ तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी जो है वो पर्पल कलर मतलब क्लास B है, तो जो हमारा डेटा पॉइंट है वो क्लास B प्रिडिक्ट होगा।
बट इन केस अगर मैं k इक्वल 6 लेता हूँ तो हमारा जो डेटा पॉइंट है वो क्लास A प्रिडिक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ 4 डेटा पॉइंट्स येलो के आ गए और 2 डेटा पॉइंट्स थी पर्पल के हैं। तो k सिलेक्ट करने की प्रोसीजर होती है वो मैं बताता हूँ आगे चल के। हमारा जो KNN एल्गोरिथम है वो करेगा क्या, जो भी नया डेटा पॉइंट आता है उसकी यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा सारे डेटा पॉइंट से। मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट वंस अगेन यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है डेटा पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उनके डिफरेंस का स्क्वायर, और जितने आपको स्क्वायर डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको आप ऐड करके रूट कर दीजिए, तो वो आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस मिल जाती है। ऐसी यूक्लिडियन डिस्टेंस वो हमारे डेटा पॉइंट की हर पॉइंट से निकालेगा। आपके जो ट्रेनिंग डेटा में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उन सबसे वो डिस्टेंस निकालेगा, और उसके बाद आपने जो k की वैल्यू सेट करी है उतने नेबर्स को वो कंसीडर कर लेगा। जो सबसे उसके पास में नेबर, जैसे हमने k की वैल्यू 5 सेट करी, तो वो सारे पॉइंट से डिस्टेंस निकालेगा और उसके बाद जो 5 सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद हर क्लास के मेंबर्स को उनकी जो क्लास है, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं रेड और वाइट, तो हमारा जो न्यू डेटा पॉइंट है उसके लिए उसने नेबर्स कंसीडर किए, और उसके बाद उसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं उसकी क्लासेस चेक कर रहा है, उसकी क्लासेस का काउंटिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेड वाले 3 आ रहे हैं और व्हाइट वाला 1 आ रहा है। तो अब इस वोटिंग को वो यूज करेगा कि 3 वर्सेस 1, तो जो 3 जिस भी क्लास की वैल्यू आई है उसको वो यूज करेगा। तो यहाँ रेड आई है तो यहाँ जो हमारा न्यू डेटा पॉइंट दिख रहा है ये, उसको वो रेड क्लासिफाई करेगा। अब और फाइनल स्टेप आपके पास यही है। सुमन, मेरे को एक चैलेंज है, पीछे जाओ, पीछे वाली स्लाइड पे जाओ। हाँ सर। आपने बोला कि ये जो नया पॉइंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सारे पॉइंट से डिस्टेंस निकालेगा, पहले सारे ट्रेनिंग पॉइंट से। हाँ सर। उसके बाद वो क्या करेगा? आप बोल रहे हो कि जो जो नया पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस किया उसका जितना हम के यूज कर रहे हैं उनके साथ डिस्टेंस निकालेगा। नहीं, के जो नियरेस्ट नेबर्स है उसने ऑलरेडी डिस्टेंस निकाल ली, उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लगा लिया, हाँ। और जो नियरेस्ट के पॉइंट्स हैं उनको कंसिडरेशन में लेगा वोटिंग के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब डिस्टेंस निकालने के बाद उसको डिस्टेंस। डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल के नियरेस्ट के पॉइंट्स को वोटिंग के लिए वो कंसिडर करेगा, राइट? हाँ सर। ठीक है, चलो, ओके। नियरेस्ट के पॉइंट्स को वोटिंग के लिए कंसिडर करेगा, उसकी उससे जो हमारी क्लास है, जो हमारी जिस क्लास में वो बिलोंग करता है उसके लिए वोटिंग करेगा सारे जो हमारे के सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं उनसे, और उनमें जो मेजॉरिटी वोट रहेगा उसको यूज करेगा। फेयर इनफ, फेयर इनफ। और सेम फिर फाइनल स्टेप हमारे पास यही बचती है कि हम हमारा जो पूरा टेस्ट सेट है इसमें क्योंकि वो ट्रेनिंग सेट के साथ अलग से कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं करता है, वो सिर्फ सारे ट्रेनिंग पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट, सारे ट्रेनिंग पॉइंट्स को प्लॉट करके रख लेता है। और जो हमारा टेस्ट सेट आता है, टेस्ट सेट को दोबारा से उसमें प्लॉट करके डिस्टेंस मेजर करके प्रिडिक्शन करने वाला काम करता है। तो हमें सिर्फ जो नए डेटा पॉइंट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए उनके ऊपर बस इसको रन करना है, और जो क्लासिफिकेशन मिल रहा है उसको नॉर्मल जो हमारे क्लासिफिकेशन के लिए स्कोरिंग मेट्राइसिस हैं, R2 स्कोर, R2 बोल रहा सॉरी, जो हमारा एक्यूरेसी स्कोर है, क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, उसके बाद हमारा प्रिसीजन स्कोर है, रिकॉल स्कोर है, F1 स्कोर है, इसको हम यूज करके नए डेटा पॉइंट्स की नए जो टेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं उनके प्रिडिक्शंस को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। KNN तो सिंपल इतना ही है। बस एक लास्ट चीज बचती है कि KNN में हम वैल्यू कैसे सेट करते हैं। तो जो मोस्ट डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है वो सिंपल है k इक्वल 5। k की वैल्यू ज्यादातर हम जो है वो किसी भी ऑड नंबर को रखते हैं ताकि हमारे जो क्लासेस के बीच है वो इक्वल वोटिंग ना हो जाए। अगर हम इवन नंबर रखेंगे तो पॉसिबिलिटी की जैसे इवन नंबर हमने k इक्वल 4 रख लिया, तो हो सकता है कि 2 वोट एक क्लास को आ जाए, 2 वोट एक क्लास को आ जाए, तो उस केस में हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो ऑड नंबर को रखते ताकि हमें वोटिंग एक किसी में तो मेजोरिटी मिल पाए। दूसरी बात, के की वैल्यू बहुत कम भी नहीं रखनी है, हमारे डेटा के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है के की वैल्यू कितनी रखनी है। अगर आप बहुत कम रख देंगे 1 और 2, तो जितना नॉइस डेटा है, अननेसेसरी डेटा है उसको भी कंसिडर कर लेगा वो, उसके थ्रू वोटिंग करेगा। जो डेटा की क्लोजनेस देखनी चाहिए थी उसको कि ज्यादातर मेरे आसपास के
नेबर्स किस क्लास को बिलोंग करते हैं वो ठीक से नहीं देख पाएगा। तो के की वैल्यू आपको बहुत कम ही रखनी है। के की लार्ज वैल्यू अच्छी है, बट वो हमारी जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बढ़ा देता है बहुत। तो के की बड़ी वैल्यू से आपको प्रिडिक्शन अच्छे मिलेंगे, बट आपको डिफिकल्टी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि हर क्लास के मेंबर्स कितने हैं। अगर बैलेंस्ड है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, बट अगर आपका डेटा इम्बैलेंस है, और जैसे हमारे केस में 2,80,000 समथिंग के रिस्पेक्ट में सिर्फ 400 समथिंग क्लास 1 के इंस्टेंसेस है, तो उस केस में के की वैल्यू हम बड़ी रख ही नहीं सकते। जो एक जनरल प्रैक्टिस है, ये कोई रिटर्न रूल नहीं है इसके ऊपर के की वैल्यू सेट करने पे, बट एक जो जनरल प्रैक्टिस ये कहती है कि आपका जो डेटा सेट है उसका आप स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो जैसे अगर आपके पास 400 इंस्टेंसेस है, 400 डेटा पॉइंट्स है आपके सेट में, तो आप के की वैल्यू 400 का रूट 20 और ऑड नंबर लेना है तो 21 या फिर 19 ऐसा रख सकते हैं, तो आपकी के की वैल्यू सेट हो जाएगी। जब हम, क्योंकि ये के एन एन एल्गोरिदम जो है वो एक्चुअली उस स्मोट के एन एन एल्गोरिदम को यूज करता है। तो स्मोट के कई वर्जन्स जो है, या फिर के एन एन के भी कुछ जो वर्जन्स या फिर इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें के की वैल्यू माइनॉरिटी क्लास से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल सेट जो मैं लेने वाला हूँ उसमें 2,80,000 समथिंग है हमारे पास डेटा पॉइंट्स। अगर मैं उसका रूट लेता हूँ तो 470 समथिंग आता है रूट, बट जो हमारी माइनॉरिटी क्लास है वो उससे कम है। तो मैं 400 समथिंग सिलेक्ट नहीं कर 470 समथिंग जो वैल्यू आएगी उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, मेरी माइनॉरिटी क्लास से थोड़ी और कम वैल्यू सेट करनी पड़ेगी मुझे। और ऑब्वियसली अगर आप सेट कर लेते एक बार, तो मेरा तो बेस्ट सजेशन है कि आप के की एक जनरल वैल्यू ये सब कैलकुलेट करके रख लीजिए, और उसके बाद जो हमारा हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, ग्रिड सर्च से हम ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका यूज करके एक अच्छी वैल्यू के ऊपर के को लाके उस वैल्यू को यूज कीजिए फाइनल मॉडल में। के एन एन तो इतना ही है। बिफोर आई गो टू स्मोट, अगर किसी को के एन एन में डाउट्स हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। मेरे को बस लर्नर्स को यही बोलना है कि आज आप एक नए मॉडल से इंट्रोड्यूस हुए हैं के एन एन बोल के, तो ये थ्योरी कवर हो गई ऑलमोस्ट, इतना ही थ्योरी काफी है आपके लिए। और जो मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन तो वही सिंपल है, इंस्टेंस बनाओ और इंस्टेंस बनाने के बाद जो है फिट करो, और फिट करने के बाद प्रेडिक्ट करो। और के को जैसा सोमन ने बोला, के को जो है आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके आप ग्रिड सर्च से ऑप्टिमाइज कर लो। तो ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड मेथड है, अब इसमें अधिकतर एल्गोरिदम में हम यही करते हैं। तो ये एक नया इससे आप इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं के एन एन। ठीक है ना? तो ये आप नए नए इससे इंट्रोड्यूस हुए, अगर अभी किसी को डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछ सकते हैं सोमन। है क्या किसी को कोई? ओके फाइन, आई एम मूविंग ऑन। अगर किसी को हो तो प्लीज इंटरप्ट कर लीजिएगा बीच में, मैं बता दूंगा। तो के एन एन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो वही है कि के एन एन बहुत सिंपल है, और हमारा जो नॉइजी डेटा सेट है, अगर डेटा सेट में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जो गलत प्रिडिक्शंस क्रिएट करते हैं, तो भी हम के की वैल्यू उस हिसाब से सेट करके उस नॉइस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जो बड़े डेटा सेट की ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेन तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ प्लॉट करके छोड़ देता है। तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस ये है कि के की वैल्यू डिटरमाइन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और कंप्यूटेशन कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि वो हर डेटा पॉइंट के लिए पूरे, अगर आप 100 डेटा पॉइंट ले रहे हैं और आपके ट्रेनिंग सेट में 1000 पॉइंट है, तो वो टेस्ट सेट के हर पॉइंट के लिए पूरे ट्रेनिंग सेट से डिस्टेंस निकालेगा, फिर वो के एन एन की प्रोसेस करेगा, और ऐसा वो हर पूरे जो हमारे टेस्ट सेट में जितने डेटा पॉइंट्स है सबके लिए करेगा। तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट हाई है, थोड़ा स्लो चलेगा बड़े डेटा सेट्स के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इम्बैलेंस डेटा सेट वाली। अब हम आते हैं कि इस जो इम्बैलेंस डेटा सेट की प्रॉब्लम को हम स्मोट से कैसे हटा सकते हैं। तो स्मोट होता है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। तो हमारी जो माइनॉरिटी है उसकी ओवर सैम्पलिंग करने के लिए ये टेक्निक है। स्मोट का वर्किंग बहुत सिंपल है कि मान लीजिए आपके पास
दो डेटा पॉइंट्स है माइनॉरिटी क्लास के, जैसे हमारे यहाँ 1 है तो मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्लास 1 के दो डेटा पॉइंट्स है, ये x1 और x11। तो वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, उसके बीच में कोई भी एक रैंडमली पॉइंट ले लेगा। वो जो रैंडम पॉइंट बीच में लेगा वो ऑब्वियसली इन्हीं फीचर्स के आसपास होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच प्लॉट हुआ है, तो इन्हीं के बीच में जो डेटा आता है, डेटा की जो वैल्यूज इन दो पॉइंट्स के बीच में आती हैं, वही वैल्यू हमारे सेंटर पॉइंट जो हमने रैंडमली सिलेक्टेड पॉइंट लिया है उसके लिए यूज हो जाएगी। तो वो हमारा सिंथेसाइज डेटा जनरेट हो जाएगा और उसको वो हमारे डेटा सेट में ऐड कर देगा। स्मोट करता क्या है, पहले KNN पहले हमारा एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता है, जो भी हमारा डेटा सेट है उसमें हमारी माइनॉरिटी क्लास ले लिया, उसमें एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं इसने जो प्लस वाले हैं, जिनमें प्लस बना है, वो हमारा माइनॉरिटी क्लास सैंपल है। तो उसने एक माइनॉरिटी क्लास सैंपल रैंडमली सिलेक्ट कर दिया। अब हमने जो भी k की वैल्यू सिलेक्ट की है उतने उसने KNN लगा के नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिया, और उसमें से जो हमारे जो माइनॉरिटी क्लास को बिलोंग करते हैं उनको सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने k की वैल्यू 5 सेट की थी, तो इसने 5 सैंपल्स लिए हैं जो कि हमारी माइनॉरिटी क्लास को बिलोंग करते हैं। इन जो 5 सिलेक्टेड सैंपल है इसमें से वो रैंडमली किसी एक सैंपल को ले लेगा। जैसे 5 है तो इस केस में उसने ये वाले सैंपल को लिया है जो x बार i लिखा है, वो वाले सैंपल को उसने सिलेक्ट कर लिया, और उस सैंपल और हमारे जो पहले रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल लिया था xi, उन दोनों के बीच में एक रैंडम पॉइंट ले लिया। तो इस प्रोसेस को करने से उसको एक नया सिंथेटिक माइनॉरिटी मिल गया। ये सिंपल प्रोसेस है, इसको वो तब तक रिपीट करेगा पूरे डेटा सेट के ऊपर जब तक उसको सफिशिएंट बैलेंस ना मिल जाए। हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम बैलेंस सेट कर दें, बट कि हमको किस रेशियो में कौन सी क्लास चाहिए है। अदरवाइज का जो डिफॉल्ट होता है ऑटो मोड, वो 50-50 होने तक के इस प्रोसेस को चलाता है। सुमन, एक चैलेंज है मेरे हाँ सर। को कि बताइए कि मतलब ये जैसे माइनॉरिटी क्लास के इसने उसने सैंपल उठा लिए k इज इक्वल टू 5 से, तो हाँ, ये सिंथेटिक ब्लू सैंपल किस तरह से क्रिएट करेगा? सिंथेटिक ब्लू सैंपल उसने के 5 नियरेस्ट सैंपल उठा लिए, उन 5 नियरेस्ट सैंपल में से भी रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसने रैंडमली किसी एक जैसे सैंपल, कि इसने एक्स कैप को सिलेक्ट एक्स आई कैप को सिलेक्ट किया, राइट? हाँ, इस हमारे पास जो 5 के नियरेस्ट सैंपल्स थे उसमें से रैंडमली किसी एक सैंपल को सिलेक्ट किया, उस हाँ। सैंपल से जो हमारा ओरिजिनल सैंपल है उनके बीच में एक लाइन बना दी, और उस लाइन अच्छा, के वो जो ऊपर, सर्कल ब्लैक वाला है, रेड सर्कल ब्लैक वाला है, हाँ और एक्स आई कैप है, दोनों के बीच में लाइन बना के उसमें मिडिल वाला निकाल लिया, राइट? हाँ, मिडिल नहीं सर, रैंडमली उस लाइन पे भी रैंडमली लेता है वो। अच्छा। तो क्या है, क्योंकि वो डेटा बायस ना हो जाए, अगर हम किसी एक फिक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम या फिर फिक्स पॉइंट को लेंगे हाफ वे या फिर 30% 50% पे, तो हो सकता है कि वो बायस क्रिएट करे, बट वो रैंडमली लेता है तो बायस क्रिएट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह वो सैंपल्स जनरेट करता है, और ऐसा तब तक करता है जब तक हमारे जो माइनॉरिटी क्लास सैंपल्स और मेजॉरिटी क्लास सैंपल्स है वो इक्वल ना हो जाए पूरे डेटा सेट में। फिर तो स्मोट की वर्किंग तो इतनी है। जो अब इसका अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये देखिए, ओरिजिनल डेटा सेट में उसके पास ग्रीन वाले सैंपल्स कम थे, ब्लू वाले सैंपल्स ज्यादा थे, और उसने स्मोट का यूज किया, और जो रेड सैंपल्स आपको दिख रहे हैं सेकेंड वाले इमेज में, वो उसने जनरेट किए। जो हमारे पास रेड सैंपल्स जनरेट हुए वो हमारे माइनॉरिटी क्लास के सैंपल्स हैं। जब उनको जनरेट करके उसने ओरिजिनल डेटा सेट को असाइन कर दिए, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा सेट रीसैम्पल होके मिला, तो उसमें हमारे पास माइनॉरिटी मेजॉरिटी इंस्टेंस बराबर हो गए। अदरवाइज अगर आप एक्सप्लिसिटली कोई रेशियो सेलेक्ट करते हैं कि आपको 40% माइनॉरिटी के चाहिए, 60% मेजॉरिटी के चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है, बट अगर आपको इम्बैलेंस हटाने हैं तो ऑब्वियसली आप 50-50 करना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके बाद स्मोट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंडमाइजेशन यूज करता है और हम चाहते हैं कि स्मोट से भी हम बेटर कुछ करें, तो स्मोट के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। यहाँ मैं
तीन एक्सटेंशंस को डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है बॉर्डर लाइन्स मोड। तो बॉर्डर लाइन्स मोड क्या करता है, जो हमारे क्लास के इंस्टेंसेस हैं, माइनॉरिटी क्लास के इंस्टेंसेस, उनको बाउंड्री पे लेता है। जो हमारे मेजॉरिटी क्लास और माइनॉरिटी क्लास की बाउंड्री बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 3 सैंपल्स जो है वो एकदम बाउंड्री पे हैं। तो इस पोजीशन पे मिसक्लासीफाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं उसमें गलत वैल्यू आने के चांसेस ज़्यादा इसी रीजन में होते हैं। तो इस रीजन में वो एक बाउंड्री जो लाइन यूज करेगा, वो सारे जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करेगा, उनके बीच में लाइन ज्वाइन करेगा और उस पर रैंडमली सैंपल्स को जनरेट करेगा। तो हमें बाउंड्री वैल्यूज जो है हमारी माइनॉरिटी क्लास के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा सैंपल्स मिलेंगे और वहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन बेटर होगा। जो हमारा मॉडल जो भी हम यूज़ करेंगे उसकी लर्निंग उस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, जो बाउंड्री पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा होगी, और हमें बाउंड्री पॉइंट के ऊपर जो एरर्स मिल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो बॉर्डर लाइन्स मोड बस इतना यूज़ करता है। और इसके अलावा फिर जो बहुत कॉमनली यूज होने वाला मोड का वेरिएशन है वो है एडिसन, एडेप्टिव सिंथेटिक्स मोड। तो एडिसन इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जहाँ पे माइनॉरिटी डेटा की डेंसिटी कम है, मान लीजिए माइनॉरिटी डेटा 2 या 4 इंस्टेंसेस है फीचर स्पेस में, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी डेंसिटी कम रहेगी और वहां पे प्रिडिक्शन गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो वो उस रीजन में ज्यादा जनरेट करेगा वर्सेस अगर मान लीजिए 25-30 सैंपल किसी फीचर स्पेस के किसी एक रीजन में 25-30 सैंपल है माइनॉरिटी क्लास के, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि मशीन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम खुद ही उसको पॉजिटिव क्लासिफाई करेगी। तो वहाँ पे ज्यादा इंस्टेंसेस जनरेट करने का मतलब ही नहीं बनता। तो जहाँ हमारे जो माइनॉरिटी इंस्टेंसेस कम होते हैं वहां पे वो ओवर सैम्पलिंग करता है ताकि वहां पे प्रिडिक्शन इंप्रूव हो। तो एडिसन सिर्फ इसी अप्रोच को यूज करता है। तो जो सैंपल्स जनरेट होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एग्जांपल्स, डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटी एग्जांपल्स। जितने हमारे माइनॉरिटी एग्जांपल्स की डेंसिटी आ रही है किसी भी फीचर स्पेस में, उसके इनवर्सली जनरेट करेगा वो। और जहाँ पे माइनॉरिटी क्लास के लिए लर्निंग डिफिकल्ट होती है जिस रीजन में, उसको यूज करेगा। जो हमारा बॉर्डर लाइन स्पोर्ट बॉर्डर को ज्यादा इंप्रूव कर रहा था, उसके जो पार्टीशन है उसको ज्यादा क्लियर बना रहा था। एडिसन पार्टीशन क्लियर बनाने की बजाय जहाँ पे प्रिडिक्शन ज्यादा, जिस एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रिडिक्शन ज्यादा डिफिकल्ट है वहां पे ओवर सैम्पलिंग करके वहां पे हमारे जो माइनॉरिटी क्लास है उसका वेट बढ़ाता है। और फाइनली एक एसवीएम स्मोट होता है। तो एसवीएम स्मोट के लिए मैं एसवीएम क्लासिफायर बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ, इसके ऊपर जो डिटेल्ड लेक्चर है वो आगे रहेगा। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इसके पहले किसी को अगर बॉर्डर लाइन स्मोट या फिर एडिसन में कुछ पूछना हो तो प्लीज। बस यही है कि मतलब कौन सा कब यूज करना, अगर कुछ इसके ऊपर कोई सर स्टडी है तो। इसके ऊपर वैसे तो नहीं है सर स्टडी। आप या तो फीचर स्पेस में प्लॉट करके देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमारे पास फीचर्स इतने ज्यादा होते हैं कि हम 3D के आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम लोग उनकी डेंसिटी को खुद तो विजुअलाइज कर नहीं सकते, वो कंप्यूटर के ऊपर ही है विजुअलाइज करना डेंसिटी को, या फिर उसकी बॉर्डर में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम थ्री डायमेंशंस के आगे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बेटर रहता है कि आप दोनों से सेपरेटली ट्राई करके देखिए, जिससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आए उसको यूज कीजिए। हाँ, मतलब वो डेटा पे स्मोट, डिपेंड बॉर्डर लाइन करेगा। स्मोट और एडासिन तीनों यूज करके देखो, क्योंकि इनका हाँ कोड तो सिंपल आधी आधी लाइन का होता है, एक एक लाइन का कोड होता है इनका और सैंपलिंग करने का। तो इन तीनों को यूज करके देखो और जिससे तुम्हारे मॉडल का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है वो उसका दैट यूज दैट कर इज लीजिए और आप। सैंपलिंग मेथड, राइट? हाँ सर। ओके, फेयर तो इनफ। इसके बाद एसवीएम का एक बेसिक बता दूं। एसवीएम क्या करता है, हम वापस से वो सारे डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करता है और उनके बीच बाउंड्री क्रिएट करता है। तो जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इस इसको फीचर स्पेस कंसीडर करूँ अपना, इस मैप को, और इसमें बोल दूं कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इंसान है वो उसकी नेशनैलिटी पता करनी है,
तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बाउंड्री बना दी, ये जो रिवर दिख रही है वो एज अ बाउंड्री एक्ट कर रही है। और फिर मैं फीचर स्पेस में उस इंसान की पोजीशन देख के बता सकता हूँ कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, कि वो ब्राजीलियन है, अर्जेंटीना से है या पराग्वे से है। तो एसवीएम क्लासिफायर इसी तरह काम करता है। एसवीएम क्लासिफायर हमारे एसवीएम क्लासिफायर क्या करता है, पहले तो फीचर स्पेस में प्लॉट करता है, और ये जो हमारे कॉर्नर के ऊपर इंस्टेंसेस रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे सपोर्ट वेक्टर्स। तो उनके बीच में एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करता है। इस बाउंड्री के ऊपर साइड ब्लू वाले हैं, नीचे साइड ग्रीन वाले हैं। और एसवीएम की वर्किंग यही रहती है कि वो जो हमारा हाइपर प्लेन आ रहा है, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन या फिर डिसीजन बाउंड्री जो आ रही है, वो सपोर्ट वेक्टर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। ये इस तरह एसवीएम इस तरह एसवीएम क्लासिफायर इसी तरह काम करता है। अगर ऑब्वियसली हम ये 2D प्लॉट है तो सिंपल लाइन से काम चल रहा है, लाइन या फिर कर्व से। अगर आप 3D में जाते हैं तो प्लेन, अगर उससे हायर डायमेंशन में जाते हैं तो आपको एक हाइपर प्लेन की जरूरत पड़ेगी। मैं एसवीएम की डिटेल में जा रहा हूँ, ये बेसिक आप समझ लें तो फिर मैं फिर आपको स्मोट में एसवीएम स्मोट किस तरह काम करता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। एसवीएम के बेसिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स के ऊपर काम करता है, उसको बाकी के डेटा से मतलब नहीं है। जो उसके बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं वो सपोर्ट वेक्टर्स कहलाते हैं, उसी के ऊपर काम, उसी को लेके काम करता है, उसी के थ्रू प्रिडिक्शन करता है। तो एसवीएम रिलेटिवली मेमोरी एफिशिएंट है, मेमोरी कम लगती है, पूरे डेटा सेट की जगह सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस की मेमोरी से हम काम चला सकते हैं। एसवीएम जो है, इनकेस हमारे डायमेंशन ज़्यादा है या फिर हमारे डायमेंशन जो है वो नंबर ऑफ सैंपल से ज़्यादा है, तो भी अच्छे से काम करता है, प्रिडिक्शन अच्छे देता है। और अगर आपके पास मार्जिन ऑफ सेपरेशन क्लियर है तो आपके प्रिडिक्शंस बहुत अच्छे आएंगे। एसवीएम की प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है तो उसकी लर्निंग में उसको बहुत टाइम लगता है, सपोर्ट वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद लाइन लाइन या फिर हाइपर प्लेन को सेट करना, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तो मैंने जब इसका एसवीएम का स्मोट यूज़ किया तो मुझे बाकी सारे स्मोट एल्गोरिदम्स मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में चल गए, एसवीएम स्मोट को आधा घंटा लगा था। जो सिंथेटिक सैंपल्स क्रिएट करने के लिए एसवीएम स्मोट को आधा घंटा लगा था। तो जो बड़े डेटा सेट्स हैं उनके लिए एसवीएम कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत टाइम लेता है। और जो हमारा हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन से सेपरेशन देता है, तो जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे कि हमारा प्रिडिक्शन आ तो रहा है लेकिन किस प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहा है, वो हमें एसवीएम में नहीं मिलती है। ये एसवीएम के डिसएडवांटेज है। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन मोड किस तरह काम करता है, तो हमने जिस तरह बॉर्डर लाइन्स मोड देखा वो डेटा पॉइंट्स की बॉर्डर के ऊपर सैंपल्स को क्रिएट कर रहा था। एसवीएम मोड जो हमारा हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन के अलोंग जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं, जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जो हाइपर प्लेन के पास के जो ब्लू पॉइंट्स है वो इसके सपोर्ट वेक्टर्स होंगे, हाइपर प्लेन के नीचे तरफ जो रेड पॉइंट्स हैं बिल्कुल हाइपर प्लेन के पास, वो सपोर्ट वेक्टर्स होंगे। इन सपोर्ट वेक्टर्स के अराउंड डेटा को जनरेट करता है। तो इसको आप बॉर्डर लाइन्स मोड का थोड़ा और इम्प्रूव वर्जन कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी, बट एसवीएम मोड बेटर रिजल्ट देता है, क्योंकि आपके जो सेपरेशन है वो और क्लियर हो जाते हैं, आपकी जो क्लासेस के सेपरेशन है वो क्लियर हो जाते हैं, और आपका जो भी एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हैं वो ज्यादा इजीली क्लासिफाई कर पाएगा बेस्ड ऑन योर फीचर स्पेस। फीचर स्पेस में जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं उनके बेसिस के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा एसवीएम मोड यूज करने से। और वही, क्योंकि ये ओवर सैम्पलिंग जो है वो हाइपर प्लेन के अराउंड कर रहा है, तो जो ओवरलैप का चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आपने बॉर्डर लाइन्स मोड में देखा, बॉर्डर जो है वो बीच से भी बन सकती है। जो हमारे माइनॉरिटी से, जो हमारी क्लासेस का सेपरेशन है उसके बीच से भी बॉर्डर बन सकती है, तो ओवरलैप के चांसेस होते हैं। एसवीएम मोड में ओवरलैप के चांसेस बहुत कम होते हैं, हार्डली 1 या 2% डेटा पॉइंट्स ही उसमें जाएंगे जो हमारा ओवरलैपिंग केस है, अदरवाइज बहुत हद तक ये ओवरलैपिंग को सॉल्व कर देता है।
और फाइनली और भी कुछ हैं हमारे पास स्मोट के एक्सटेंशंस जो इसमें मतलब डेटा के अकॉर्डिंग नहीं थे तो मैंने कवर नहीं किए, बट जो हमारे पास इम्बैलेंस लर्न लाइब्रेरी होती है पाइथन में, उसका डॉक्यूमेंटेशन की मैंने लिंक्स ऐड कर दिए हैं। तो उसमें आप अंडर सैम्पलिंग टेक्निक्स भी देख सकते हैं, ओवर सैम्पलिंग टेक्निक्स मैंने जो यूज करी हैं प्लस इसमें हैं, इस प्रेजेंटेशन में है उनको देख सकते हैं। एक दो जो और हैं जो वैलिड नहीं थी डेटा सेट के लिए, वो भी आप इसमें जाके उनका डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। कई बार जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि हम ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग का भी यूज करते हैं कई केसेस में, तो उसके लिए भी डायरेक्ट आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो उनका आप डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल देख के आप अपने डेटा सेट में उनको लगा सकते हैं। जो और स्मोट के एग्जांपल्स मैंने कवर नहीं किए उसमें आता है के मीन स्मोट। के मीन स्मोट जो हम पार्टीशन लेते हैं या क्लासिफिकेशन लेते हैं, वो के मीन्स एल्गोरिदम का यूज करके करता है। के मीन्स एल्गोरिदम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। के मीन्स एल्गोरिदम के थ्रू हमारे क्लस्टर्स क्रिएट करता है और उन क्लस्टर्स में ओवर सैम्पलिंग करता है क्लस्टर वाइज, कि किस क्लस्टर में ओवर सैम्पलिंग की जरूरत है, किस क्लस्टर में ओवर सैम्पलिंग की जरूरत नहीं है। इसके इस लॉजिक के बेस पे वो ओवर सैम्पलिंग करता है। स्मोट एनसी जो है, क्योंकि आप कंसिडर कीजिए कि हमारे पास कई बार डेटा सेट में कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं कैटेगरिकल वेरिएबल्स में ये लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी के एजुकेशन लेवल का है, तो प्राइमरी, हाई स्कूल और ग्रेजुएट, तो 1 2 3 मैंने ले लिया। बट अगर मैं इसका यूज स्मोट के थ्रू करता हूँ वो फीचर्स बेस में 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लेता है, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि मेरे कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए 1 फॉर प्राइमरी, 2 फॉर हाई स्कूल, बट ये 1.5 की तो कोई वैल्यू 1.5 तो कोई मीनिंग ही नहीं देता ना। तो इसलिए स्मोट एनसी क्या करता है, कैटेगरिकल वेरिएबल्स की अलग से लिस्ट ले लेता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको भी एक बार एक डेटा के ऊपर चला के देखा था, बट जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के वो नाम नहीं लेता है। आप जो अपना डेटा फ्रेम है उसमें कैटेगरिकल वेरिएबल्स कौन से नंबर के कॉलम पे आ रहे हैं, तो वो कॉलम नंबर आप पास कर दीजिए, वो कॉलम नंबर को लेगा। अदरवाइज अगर आप कॉलम का नाम पास करेंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड एरर दे देगा। स्मॉट एन जो है वो पर्टिकुलरली नॉमिनल डेटा के लिए होता है, जब अगर आपके पास सारे डेटा कॉलम्स न्यूमेरिकल है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल, डिस्क्रीट नहीं। डिस्क्रीट के लिए भी स्मॉट एन सी होता है। तो आपके जो डिस्क्रीट कॉलम्स होंगे वो आप कैटेगरिकल डेटा सैंपल में दे देंगे। जो स्मॉट एन है वो आपके जो प्योर नॉमिनल डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है, उसके लिए स्मॉट एन यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास रैंडम ओवर सैम्पलर बचता है। रैंडम ओवर सैम्पलर को इस सब से कोई मतलब नहीं है। रैंडम ओवर सैम्पलर पूरा जो हमारा फीचर स्पेस है उसमें कहीं भी बना सकता है सैंपल। ये ज्यादा रिकमेंडेड मेथड नहीं है, बट ठीक है, यूज होती है। अगर हमें कंपेयर करना है कि अगर हमें रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं कि हमारे ओवर सैम्पलिंग मेथड्स में कितना आ रहा है, तो हम रैंडम ओवर सैम्पलर को भी इंक्लूड कर सकते हैं और रिजल्ट कंपैरिजन के बेसिस पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो स्मोट में तो इतना ही है। अगर किसी को अभी तक के डाउट हो तो प्लीज पूछिए। So I think it's a very in-depth and very professional presentation by Suman. Congratulations, Suman. तो थैंक यू अभी सर। हम लोग जो है 43 मिनट्स का सर एक जो मेथड है और है अभी। ड्यूरेशन कर चुके हैं। एक मेथड और है सर अभी। तो वो खत्म कर लो ना तो फिर। ठीक है सर। तो फाइनल हमारे पास एक मेथड बचती है कि मेरे पास जब ऑलरेडी डेटा सेट है तो मैं उसमें बेमतलब सैंपल्स क्यों डालूं, क्योंकि मेरा डेटा सेट बढ़ जाता है, डेटा सेट का साइज बढ़ जाता है। जो अभी हम एग्जांपल लेने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वाला, उसमें 99% जो है वो एक क्लास के सैंपल हैं, क्लास 0 के, और क्लास 1 के सैंपल सिर्फ <1% है। तो अगर मैं इसका यूज करूंगा तो वो पूरा डेटा सेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। इससे मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे जो बहुत सारे एल्गोरिदम साइज ऑफ डेटा सेट पे डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ डेटा सेट से इफेक्ट होते हैं, उनको चलाने में मुझे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, उनको रन करने में बहुत टाइम लगेगा, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा, मेमोरी एक्सपेंसिव होगा। क्योंकि ऑनेस्टली मैं जब इसको ट्राई कर रहा था तब रैंडम फॉरेस्ट चलाते समय मुझे मेमोरी एरर आ गया।
मेमोरी आउट ऑफ बाउंड हो गई है, ये एरर भी मुझे आया है। तो इसलिए लार्ज डेटा सेट से डील करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो क्यों ना हम अपने मॉडल को ही इस तरह ट्रेन करें कि वो माइनॉरिटी क्लास को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दे। अगर वो माइनॉरिटी क्लास को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करेगा, तो वो प्रेडिक्शंस भी माइनॉरिटी क्लास के अच्छे से देगा। माइनॉरिटी क्लास को माइनॉरिटी क्लास की ट्रेनिंग ज्यादा अच्छे से करेगा एज कम्पेयर टू मेजोरिटी क्लास। तो उससे हमारे माइनॉरिटी क्लास के जो प्रेडिक्शंस है वो इम्प्रूव होंगे। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी डेटा सेट का। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है कि हमारे पास जो क्लास जीरो है, क्लास जीरो के 90 सैंपल्स है और क्लास वन के 10 सैंपल्स है। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको जिस भी क्लास के लिए कैलकुलेट करना है टोटल सैंपल्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स इन दैट क्लास। जैसे अगर क्लास जीरो के लिए लेना है तो सारे सैंपल्स जो हमारे डेटा सेट में डिवाइडेड बाय ट्वाइस द नंबर ऑफ सैंपल्स इन क्लास जीरो। तो उससे हमें क्लास जीरो के लिए वेट मिल गया। सेम फॉर्मूला क्लास वन के लिए भी है, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में ट्वाइस द साइज ऑफ क्लास वन सैंपल्स। हम सिंपली इन फॉर्मूला का यूज करके वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने वेट दोनों के कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ हमें वेट मिल रहा है, हम 90-10 का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, 90% जीरो के सैंपल और 10% वन के सैंपल। तो उस केस में हमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है कि जीरो का वेट 0.555 सिलेक्ट कर लीजिए और क्लास वन का वेट 5 सिलेक्ट कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको यूज करेंगे उसके बाद भी आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी ताकि आपको ऑप्टिमल रिजल्ट मिल सके। तो आप सिंपली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में कोई भी एक इवैल्यूएशन मैट्रिक दे दीजिए जो भी आपको सही लगे गिवन द टाइप ऑफ डेटा सेट। वो इवैल्यूएशन मैट्रिक पास कीजिए और उसके ऊपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर दीजिए। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है। जो हमारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें हाइपर पैरामीटर ये बना ही होता है क्लास वेट का। तो आपको सिंपली क्लास का लेबल, आपको डिक्शनरी पास करनी है जिसमें आपका क्लास का लेबल की हो जाएगा और उसकी आप जो की को वैल्यू असाइन करते हैं वो आप वेट असाइन कर देंगे। यहाँ मैंने रैंडमली 1 और 10 ले लिया है। तो आप क्लास वेट इस तरह असाइन कर देंगे, आपका जो भी एल्गोरिदम है उसमें उसको आप फिट कर देंगे डेटा के ऊपर और फिट करके आप उसका एनालिसिस कर दीजिए। या फिर यहाँ पे मैंने ये हाइपर, 1:10 ये क्या है? क्लास 0 1 है और क्लास 1 10 है, ऐसा है ना? हाँ सर ये डिक्शनरी है, रेशियो नहीं है। नहीं, ये मैंने, डिक्शनरी तो ठीक है। जीरो का, अच्छा, जीरो का 1% है और 1 का जो है वो 10% है, राइट? हाँ तो जीरो का 1:10 का मतलब रेशियो वेट। है, डिक्शनरी है, राइट राइट। हाँ, जीरो, जो जीरो क्लास है उसको मैंने वन वेट पास किया है और जो वन क्लास है, पॉजिटिव क्लास है नहीं, पर उस, डिक्शनरी की जो वैल्यू है, जैसे जीरो जीरो का वैल्यू तुमने 1 लिया है और 1 का वैल्यू नहीं 10 लिया है, ये सर किस मैंने हिसाब से लेंगे? जीरो, ये सर मैंने आपको पहले दिखाया ना फॉर्मूला। ये जो जीरो और वन है ना, जो डिक्शनरी में हम क्या की वैल्यू पेयर्स पास करते हैं ना। तो जो हमारा कॉलन होता है, कॉलन के लेफ्ट साइड में जो होता है वो हमारी की होती है और राइट साइड में उसकी नहीं, वो वैल्यू। ठीक है यार, की वैल्यू ठीक है, पर तुमने जीरो का जो वैल्यू, जीरो की का वैल्यू जो है वो 1 लिया है और 1 की का वैल्यू 10 लिया है, राइट? हाँ सर, ये किस हिसाब से लिया है? ये सर मैंने अभी पीछे फॉर्मूला दिखाया ना। तो ये फॉर्मूला में तो हमारा W0.555 और W1 नहीं 5 5 वो आ रहा अलग है है, इंटरनली। वो अलग सर। वो ये मैंने जो हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है ना उसके लिए किया। ये तो मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए बस। नहीं नहीं यार, देखो तुम, अगर मेरे डेटा सेट में जीरो का वैल्यू जो है वो 10% है और जो 1 है उसका वैल्यू जो है 90% है, तो कैसे दोगे तुम क्लास में? हाँ तो सर जीरो का वैल्यू 10% और वन का वैल्यू 90%, तो नहीं नहीं, आप, ये अलगो इसमें कोड में कैसे दोगे? जैसे 1:10 जो है, इसमें कैसे दोगे? तो वही ना सर, जैसे जीरो है, ये जीरो लेबल है आपका, जो क्लास जीरो है ना वो, उसके सामने उसका वेट। मतलब ये ऑलरेडी जो डेटा सेट में है वो, राइट? हाँ नहीं ये डिफॉल्ट नहीं है सर, ये डिफॉल्ट 1-1 रहता है दोनों के लिए। मैं मतलब कह रहा हूँ कि जैसे जीरो के डाटा लिए। सेट में मेरा 1:10 का है रेशियो, जीरो हाँ जो है सर, 1 है और 1 जो है वो 10 है, तो हाँ इसको किस तरह से आप लिखोगे क्लास वेट में यहाँ पे?
क्लास वेट तो सर ऐसे ही लिखेंगे ना, मैं एक्चुअली सर समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, जैसे मेरा डेटा सेट है, मेरे पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट है हाँ उसमें 0 का परसेंट 10% है और जो 1 है उसका परसेंट 90% है। हाँ। तो तो उसको फिर आप एक सर क्लास वेट पैरामीटर में किस तरह से दोगे? क्लासवेट पैरामीटर में सर हम ऑलरेडी नहीं देंगे, क्योंकि क्लासवेट पैरामीटर जो डिफॉल्ट होता है वो दोनों को वन वन वेट कंसीडर करता है, मतलब इक्वल वेट कंसीडर करता है। जब हम क्लास वेट में वेट देते हैं तो यहाँ जो मैंने एक मिनट, ये जो वन दिख रहा है, मैं पेन से मार्क कर देता हूँ इसको। हाँ। ये जो वन है ये, और ये जो 10 है, हाँ, ये जो है ये हमारे वेट्स हैं। हमने वेट से मतलब जो ट्रेडिंग सेट में जो वेट्स है वो, कि जो हमको चाहिए वो वेट है, जो हमको कि चाहिए जो वो हमको वेट, देना है वो वेट है? जो हमको वेटेज देना है वो वेट है। मतलब जो वेटेज हमको ट्रेनिंग के टाइम देना है वो वेट है। हाँ, जो हम अपनी तरफ से वेट असाइन करना चाहते हैं वो वेट है। हमारी माइनॉरिटी क्लास कौन सी है इसमें, 0 की 1? इसमें सर माइनॉरिटी क्लास वन है, तो मैंने वन को ज्यादा वेट दे दिया, और जीरो मेजॉरिटी क्लास है तो उसका वेट कम कर दिया। ठीक है, तो तुमने किस हिसाब से सिलेक्ट किया है 1 और 10? ये किस ये हिसाब से सिलेक्ट करेंगे? ये सर इसका जनरल कैलकुलेशन तो यही है कि आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल बस इसको लिया, और फिर बाद में हाइपर पैरामीटर अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन जो से। पीछे आपने फॉर्मूला दिया है उससे कैलकुलेट करके डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट? हाँ, उससे कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, अदरवाइज तो एक। 1 का जो, तो आपके के पीछे जाइए 1 मिनट आप। हाँ सर। तो आपका इसमें जो है 0 का वेट है 0.55 हो जाएगा और 1 का वेट 5 हो जाएगा, राइट? हाँ, गिवन इस एग्जाम्पल के हिसाब से। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। तो सिंपली, और फिर उसके बाद मैंने यही क्लासवेट पैरामीटर को हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए यूज कर लिया है। ये जो बेस्ट वैल्यूज फंक्शन मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, वो एक्चुअली ग्रिड सर्च से मैंने फंक्शन बनाया ताकि वो हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कर दे गिवन पैरामीटर्स के लिए और गिवन एल्गोरिदम के लिए। तो ये अभी आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा दूंगा सब प्रैक्टिकली चला के। तो उस जैसे अभी ग्रिड सर्च में आपका रिजल्ट आया जो है क्लास वेट स्कोर 0.83 आया, हाँ तो सर, इसके हिसाब में आपने 1 और 18 कैसे असाइन कर दिया इसके हिसाब से? ये मैंने नहीं किया सर, ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ने किया है। मैंने 1 से 20 के बीच सारी वैल्यूज को चेक किया। हाँ। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूजिंग ग्रिड सर्च जो है, उसको बेस्ट स्कोर जो मिला है वो 83.48 मिला है, और उसके लिए उसने क्लास वेट जो यूज किया, जो बेस्ट क्लास वेट यूज किया, अच्छा, जो उसकी यूज किया है ऑलरेडी तुम्हारे एल्गोरिदम ने दिया है, बेस्ट बेस्ट वैल्यूज एल्गोरिदम। बेस्ट बेस्ट वैल्यू उसने ऑलरेडी ले ली, और उससे जो हमें एल्गोरिदम है वो बेस्ट वैल्यूज के साथ हमें रिटर्न कर दी। तो हमें ऑलरेडी जो नए क्लासमेट के साथ बना बनाया एल्गोरिदम है वो मिल जाएगा। ग्रेट। मैं इसको थैंक यू। डेमोन्स्ट्रेशन में समझाऊंगा तो और अच्छे से जमेगा। ठीक है, क्लासमेट को भी सेट करने के लिए इतना ही है थ्योरी। इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो इसके बाद देन विल गो टू पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, राइट? यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी प्रोफेशनल, ग्रेट वर्क, वेरी थैंक यू नाइस सर। रिसर्च, थैंक यू सो मच। तो अपन अभी क्या करते हैं कि 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर के आसपास हो गया है। ठीक है।